हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस बायस इन एचआरएम। सबसे पहले जानते हैं कि परफॉर्मेंस बायस होता क्या है। इसी परफॉर्मेंस बायस तब होता है जबकि जो भी कोई पर्सन है उसका परसेप्शन जो है वो दूसरे पर्सन के बारे में इन्फ्लुएंस कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी को रेट करें, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी परफॉर्मेंस इवेल्युएटर है जो एक दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा है, तो वहाँ पर कई बार बायसनेस देखने को मिलती है। बायसनेस क्या होती है? यानी कि बेसिकली जो जजमेंट है वो किसी का एक तरफ झुकाव हो रहा है, चाहे वो क्या हो रहा है, आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो इसका हमें इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जब भी प्रमोशन या रिवॉर्ड्स या कोई भी करियर ग्रोथ के टाइम पे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, तब वहाँ पर बायसनेस का बहुत रोल होता है। कितने तरीके की परफॉर्मेंस बायसनेस हमें देखने को मिलती हैं? वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल। फर्स्ट वन इज हेलो इफेक्ट। अब हेलो इफेक्ट होता क्या है? जब जो भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर है वो अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा है और वो किसी एक पॉजिटिव ट्रेट या फीचर के बेसिस पे उसका ओवरऑल इवैल्यूएशन कर रहा है। एक पॉजिटिव हेलो है, एक ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव ट्रेट के बेसिस पे ओवरऑल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, उसकी पर्सनालिटी को रेट करना। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मान लिए गुड प्रेजेंटर है, तो उसे क्या हर एक एरिया में समझा जा रहा है कि वो क्या है, ऑलराउंडर है, सब में ही बहुत अच्छा है। से फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन जिसका कॉम स्किल बहुत अच्छा है, दैट मीन्स हम उसे रेट कर रहे हैं कि उसकी इंटेलिजेंस, उसकी नॉलेज और उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं है कॉम स्किल अच्छा है तो उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है और इंटेलिजेंस भी बहुत है। इसका इम्पैक्ट हमें देखने को क्या मिलता है? यहाँ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है जो ऐसे वीक एरिया है जो उनको कई बार ओवरलुक कर दिया जाता है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव ट्रेड के बेसिस पे एम्प्लॉय की ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये कई बार हमें बायस्ड प्रमोशन देखने को मिलता है। अनदर इफेक्ट इज हॉर्न इफेक्ट। अब जो हेलो इफेक्ट था उसी का ही निगेटिव अपोजिट है हॉर्न इफेक्ट। इसे आप याद रख सकते हैं कि हेलो में ओ आ रहा था, दैट इज अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक इफेक्ट, जबकि हॉर्न में एन आ रहा है, दैट इज अ नेगेटिव इफेक्ट। यानी कि वहां पे हम एक पॉजिटिव ट्रेड कह रहे थे, यहाँ हम क्या कहेंगे, एक नेगेटिव ट्रेड। यानी किसी पर्सन की एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट के बेसिस पे उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है। अब इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लिए किसी पर्सन ने एक सिंगल मिस्टेक करी जिसके बेसिस पे हमने उसकी ओवरऑल रेटिंग की, तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को क्या मिलता है? डीमोटिवेशन, मिस्ड करियर अपॉर्चुनिटी। तो एक पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन बाय मिस्टेक वो जो उसकी मेन प्रोजेक्ट की कोई डेट था या कोई ऐसा जो पर्टिकुलर असाइनमेंट था, उस पर्टिकुलर टाइम को वो भूल गया। तो एक मिस्टेक जिसके बेसिस पे हमने उसको ओवरऑल जज कर लिया कि ये पर्सन कैसा है, लेजी है, बहुत ज़्यादा कैजुअल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी एक कैरेक्टर, एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम उस एम्प्लॉय की ओवरऑल पर्सनालिटी को, ओवरऑल उसकी रेटिंग कर रहे हैं। अनदर इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है, अनदर परफॉर्मेंस बायस, दैट इज रीसेंसी बायस। अब रीसेंसी बायस क्या होता है? यानी हम रीसेंट इवेंट की बात कर रहे हैं, यानी कोई भी जो रीसेंट इवेंट है वो डोमिनेट कर रही है जब भी हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऐसा नहीं है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रमोशन किया जा रहा है तभी उस या अप्रेजल हो रहा है तभी चेक की जा रही है। इवन इंटरव्यू के टाइम भी जो भी एक इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूई को
किस बेसिस पे देखता है, वहां भी कई बार ऐसा होता है उसका जो जजमेंट है वो भी, उसका झुकाव एक तरफ हो सकता है, बायसनेस हो सकती है, पॉजिटिव या निगेटिव जिसका हमें एस्पेक्ट देखने को मिलता है। तो रीसेंसी बायस अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है, तो से फॉर एग्जाम्पल वहां पे जो भी कोई रीसेंट इवेंट हुई हैं वो डोमिनेट कर रही हैं एम्प्लॉय की ओवरऑल इवेल्युएशन को, उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन को। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसने मिस्टेक करी कोई लास्ट मंथ, जिससे क्या हुआ, हमने उसकी पूरे साल के जो भी उसने अच्छा काम किया उस सबको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक मिस्टेक जो है वो डोमिनेट कर रही है ओवरऑल परफॉर्मेंस को। इसका इम्पैक्ट हमें देखने को क्या मिलता है, शॉर्ट टर्म इंसिडेंट्स का इफेक्ट हमें लॉन्ग टर्म रिकॉग्निशन पे देखने को मिलता है। अब अगर ऐसा एम्प्लॉय है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन भाई मिस्टेक उससे कोई रिसेंटली मिस्टेक हो जाती है, जिसके बेसिस पे हमने क्या करा, उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो उस रीसेंट इवेंट के बेसिस पे इवेलुएट किया, जिससे क्या होगा, उस एम्प्लॉय को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय डीमोटिवेट होगा। तो ये भी एक तरह की हमें बायसनेस ऑर्गेनाइजेशन में इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के टाइम पे देखने को मिलती है। Another performance biasness, that is permissive bias. अब permissive bias क्या होती है, that is we are talking about the impression. प्रीमिसिव, प्राइमरी, फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जब भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जा रहा है तो वहां पे जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स रिजल्ट हैं वो ओवरऑल जो रेटिंग हम एम्प्लॉय की कर रहे हैं उस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी या फर्स्ट इंप्रेशन। इवन इसका एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, मान लिए कि एक जो टॉप पर्सन है, टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, उसका इंट्रैक्शन हो रहा है किसी मे बी मिडिल मैनेजमेंट के ही किसी मैनेजर से। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन उसका मीटिंग का रहा वो इतना अच्छा नहीं रहा, बट वो एम्प्लॉय जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बट वो जो इम्प्रेशन था फर्स्ट इम्प्रेशन, और इवन उसके बाद भी उसके साथ जो फर्स्ट फ्यू मंथ जो भी इंटरेक्शन रहा उससे उसकी ओवरऑल रेटिंग की जा रही है। इसका इम्पैक्ट हमें देखने को क्या मिलता है, इनिशियल परफॉर्मेंस जो है उनको क्या किया जा रहा है, ओवर शेडो किया जा रहा है उसकी ऑनगोइंग कंट्रीब्यूशन में। ओवरऑल जो पर्सन है बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा गुड वर्क कर रहा है, स्टिल उसकी परफॉर्मेंस को नेग्लेक्ट किया जा रहा है ड्यू टू दी फर्स्ट इंप्रेशन। नेक्स्ट जो हम परफॉर्मेंस बायस डिस्कस करेंगे दैट इज सिमिलैरिटी बायस या एफिनिटी बायस। अब सिमिलरिटी या एफिनिटी का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो एम्प्लॉय को फेवर किया जा रहा है वो किसके बेसिस पे, जो भी उनमें सिमिलर ट्रेट है, यानी हम एम्प्लॉयज को एक साथ ट्रेट कर रहे हैं और बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी फीचर्स। से फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। अब इनमें मान लीजिए तीनों में ही ये फीचर है कि ये तीनों ही सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, तो एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इनको एक ही जो इनका सिमिलर ट्रेड है, या फिर इन तीनों का कॉलेज जो है एक ही है, इंस्टीट्यूट एक ही है, तो वहां की वजह से हम इनमें क्या कर रहे हैं, सिमिलर ट्रेड के बेसिस पे बायस जो है इनको ट्रेड, इनके जो सिमिलर ट्रेड के बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर। अब इसके एग्जाम्पल हमें देखने को क्या मिलता है, जो भी एक मैनेजर है वो क्या प्रेफर करता है एम्प्लॉयज में जो सेम यूनिवर्सिटी के हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। अब इसका इम्पैक्ट हमें देखने को क्या मिलता है, वर्क प्लेस में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, इवन अनफेयर एडवांटेजेस भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप किसी पर्सन को कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, सिमिलर ट्रेड के, एक पर्सन जैसा है उसी के बेसिस पे आप दूसरे तीसरे सबको, क्योंकि ये सभी में क्या सिमिलर फीचर है उसके बेसिस पे हम इवेल्युएट कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। अनदर परफॉर्मेंस बायसनेस हमें क्या देखने को मिलती है, दैट इज कंट्रास्ट बायस।
अब कंट्रास्ट का मतलब क्या हो गया? कंट्रास्ट होता है ना, जैसे कोई कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे कंट्रास्ट क्या है? जैसे ये मेरी स्लाइड है, ये भी तो क्या है? कंट्रास्ट है ना, कई सारे कलर है ना, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, कंट्रास्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली कंट्रास्ट बायस क्या देखने को मिलती है? हम कंपेयर कर रहे हैं एम्प्लॉय को एक दूसरे से इंस्टेंट ऑफ इवेल्युएटिंग इंडिविजुअली। यानी अगर मान लीजिए ये तीनों स्लाइड्स हैं, इनको मैं एक दूसरे से कंपेयर कर रही हूँ, कौन सा इनमें से जो ये बॉक्स है ना अच्छा लग रहा है, ब्लू वाला, ग्रीन वाला या ऑरेंज वाला। तो सेम चीज हमें क्या देखने को मिली? अब मैं इसको अगर इंडिविजुअल देखती तो शायद ये ज्यादा बेटर लगता, लेकिन मैं तीनों को कंपेयर कर रही हूँ। अब तीनों में कंटेंट भी अलग लिखा है, लेकिन स्टिल हमने कलर कॉम्बिनेशन और बाकी के बेसिस पे इनको इवेल्युएट किया। तो यही चीज कई बार हमें ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है, एम्प्लॉयज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, ना कि उनको इंडिविजुअली इवेल्युएट किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या देखने को मिलता है? जो भी एक एवरेज परफॉर्मर है वो क्या कई बार जो है अच्छा दिख रहा होता है, क्यों? क्योंकि हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, क्यों? वीक टीम के साथ। एक बहुत अच्छा पर्सन नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मर नहीं है, लेकिन उसको हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो ऑलरेडी वीक है, तो तब तो वो आउटस्टैंडिंग ही काउंट होगा। जैसे हम नॉर्मली क्लास में स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं, स्टूडेंट में अगर एक एवरेज स्टूडेंट है उसे कंपेयर किया जा रहा है वीक स्टूडेंट के साथ, तब तो वो क्या लगेगा? आउटस्टैंडिंग ही लगेगा। लेकिन अगर आप उस एवरेज स्टूडेंट को टॉप परफॉर्मर से कंपेयर करेंगे, तब आप उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, कंट्रास्ट, कंपेयर कर रहे हैं एम्प्लॉय को एक दूसरे से, ना कि इंडिविजुअली। अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है? अनफेयर परफॉर्मेंस रैंकिंग। जो भी आप एम्प्लॉय को उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलती है? अनफेयर रैंकिंग देखने को मिलती है। अनदर परफॉर्मेंस बायस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लीनियंसी बायस। अब लीनियंसी बायस क्या होता है? लीनियंसी बायस का मतलब क्या हो गया? जो भी इवेल्युएटर है वो जब इवेल्युएट कर रहा है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, तो वो क्या कर रहा है? एक पॉजिटिव रेटिंग दे रहा है, जिससे कि क्या हो? कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो एम्प्लॉयज के बीच में। जैसे कि जो भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक मैनेजर है जो कि इवेल्युएट कर रहा है अपने परफॉर्मेंस अपने सबॉर्डिनेट की, तो वो क्या कर रहा है? सभी को हाई रेटिंग दे दी उसने, पॉजिटिव रेटिंग दे दी, हाई रेटिंग दे दी। इससे क्या हुआ कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, तो एक लीनियंसी देखने को मिल रही है, तो लीनियंसी बायसनेस देखने को मिलती है। अब इसका इम्पैक्ट हमें देखने को क्या मिलता है? इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो भी पुअर परफॉर्मर्स हैं उनको नोटिस नहीं किया जा रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए जो इवेल्युएट कर रहे हैं हम सभी को हाई रेटिंग दे रहे हैं। एक और हम परफॉर्मेंस बायसनेस की डिस्कस करेंगे, दैट इज स्ट्रिक्टनेस बायस या सेवेरिटी बायस भी कहते हैं। स्ट्रिक्टनेस बायस को सेवेरिटी बायस भी कहते हैं। लीनियंसी बायस का अपोजिट भी कह सकते हैं। लीनियंसी बायस जिसमें हम क्या कर रहे थे? पॉजिटिवली रेट कर रहे थे, हाई रेटिंग कर रहे थे, जबकि हम स्ट्रिक्टनेस या सेवेरिटी बायस में क्या करेंगे? हम रेटिंग जो एम्प्लॉयर कर रहा है एम्प्लॉय की, वो कैसा कर रहा है? बहुत हार्शली कर रहा है, बहुत ही स्ट्रिक्टली कर रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या देखने को मिलता है? एक जो मैनेजर है वो क्या करता है? कभी भी अच्छी टॉप रेटिंग नहीं दे रहा है। तो अब अगर आप अच्छी रेटिंग अपने एम्प्लॉयज को नहीं देंगे तो क्या होगा? वहां पे एम्प्लॉयज में बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता है और इवन हाई टर्नओवर भी देखने को मिलता है। एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने लगते हैं। Another performance bias हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी बायस। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हो गया? दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज, यानी ये एक तरह से जुड़ी हुई है एक दूसरे से। हमने एक डिस्कस किया लीनियंसी, एक हमने कहा स्ट्रिक्टनेस, और एक सेंट्रल टेंडेंसी। लीनियंसी जहां हम बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लीनियंसी के साथ रेटिंग कर रहे हैं, जबकि स्ट्रिक्टनेस जहां बहुत ज्यादा हार्श रेटिंग की जा रही है, और सेंट्रल टेंडेंसी जहां पे रेटिंग कैसी हो रही है? एवरेज रेटिंग हो रही है। जिससे क्या है? बहुत ज्यादा हम एक्सट्रीम लेवल की रेटिंग नहीं कर रहे हैं। अब इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, हर किसी को, जो भी पर्सन को इवेल्युएट किया जा रहा है उसको क्या करा जा रहा है? एवरेज किया जा रहा है कि हाँ ये एक्सपेक्टेशन को मीट आउट कर रहा है, जिससे कि कोई डिस्प्यूट ना रहे। हम किसी को भी एक्सट्रीम लेवल की रेटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, सब कैसे हैं? एवरेज है।
अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, जो भी एक हाई परफॉर्मर है उसको तो आप क्या कर रहे हैं, अंडर वैल्यूड कर रहे हैं। तो अगर अंडर वैल्यूड करेंगे एक हाई परफॉर्मर को, तो ऐसे एम्प्लॉय में क्या आएगा, डीमोटिवेशन आएगा, और इवन टैलेंट रिटेंशन भी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। एक और परफॉर्मेंस बायस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज जेंडर बायस। अब जेंडर बायस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जो भी इवैल्यूएटर है वो अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहा है एम्प्लॉय की, वहां पे वो क्या कर रहा है, जेंडर बायसनेस कर रहा है। से फॉर एग्जांपल उसका जो भी डिसीजंस है वहां पे हमें जेंडर स्टीरियोटाइप देखने को मिल रहा है, यानी आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को उनके, से फॉर एग्जांपल जेंडर में हम मेल फीमेल, उसके बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे ही हम उन्हें रेट कर रहे हैं। या फिर एक पर्सन हो सकता है कोई अदर जेंडर के पर्सन है, से फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर, तो आप क्या पहले से ही आपका एक पर्सपेक्टिव है जेंडर बायसनेस को लेकर। हो सकता है जो भी थर्ड पर्सन है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, बहुत ज्यादा उसमें जो है उसका कॉम स्किल अच्छा है, जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स नॉलेज की जरूरत है जॉब के लिए वो उसमें सब है, स्टिल आप उसको किस पे बेसिस पे जज कर रहे हैं, जेंडर के बेसिस पे। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इवन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कई बार जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है, जैसे कि जो विमेन है उनको लेस कॉम्पिटेंट समझा जाता है किसी लीडरशिप रोल के लिए, पोजीशन के लिए, इवन सपोज मार्केटिंग पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यूअर जो है वो भी जेंडर बायस कर सकता है। वो सोच सकता है कि अगर दो कैंडिडेट है मेल और फीमेल, तो वो प्रेफरेंस दे मेल कैंडिडेट को, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होंगी फॉर द मार्केटिंग जॉब। अब इसका इम्पैक्ट हमें देखने को क्या मिलता है, एक अनइक्वल करियर ग्रोथ भी देखने को मिलती है, इवन पे गैप्स। इवन ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत देखने को मिलता था पहले, अब तो ये चीज कम हो चुकी है कि जेंडर बाइस की वजह से इवन उनके पे जो भी पे किया जा रहा था उसमें बहुत ज्यादा गैप देखने को मिल रहा था, इवन करियर में भी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी। इवन आज भी अगर आप देखेंगे, इवन बॉलीवुड में ही आप देखें तो जेंडर बायस आपको देखने को मिलेगा। जेंडर बायस जो मेल एक्टर है उनको ज्यादा पे किया जा रहा है एज कंपेयर टू फीमेल एक्टर। दोनों ही क्या है, लीडिंग रोल में, स्टिल क्या हो रहा है, जो जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है, तो पे गैप्स भी देखने को मिलते हैं। अनदर परफॉर्मेंस बायस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कंफर्मेशन बायस। अब कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी एविडेंस हैं उनको कंफर्म किया जा रहा है किसके बेसिस पे, किसी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ के बेसिस पे। यानी एक जो इवैल्यूएटर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के टाइम पे, जो भी एक इवैल्यूएटर है उसने एक अपना प्री एग्जिस्टिंग बिलीव बनाया हुआ है जो भी एक एम्प्लॉय के बारे में, उसी के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस को रेट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई जो एम्प्लॉय है अगर उसको इवैल्यूएट करने के टाइम पे पहले से ही जो इवैल्यूएटर है उसने उसे सोचा हुआ है कि क्या है, बहुत ज्यादा लेजी है, तो वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा उसके जितने भी हार्ड वर्क को। अब जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, वो क्या करता है, जो भी काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा मेहनत से, लगन से कर रहा है, लेकिन वो आराम आराम से कर रहा है। तो जो भी उसका इवैल्यूएटर, उसका बॉस है, वो क्या सोचता होगा कि ये बहुत ज्यादा लेजी है, बट वो लेजी नहीं है। वहां पे क्या है कि वो बहुत ज्यादा सोच कर समझ कर आराम से काम कर रहा है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन बायस क्या हो गया कि हम जो है, जो एक एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के लिए इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इवैल्यूएट करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसका जो प्री एग्जिस्टिंग हमारा बिलीफ है उसी को कंफर्म करते हैं, जो भी फर्दर एविडेंसेस के बेसिस पे, और जिससे क्या है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट देखने को क्या मिलता है, इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि हम जो है प्रिवेंट्स करता है फेयर असेसमेंट। जो भी इवैल्यूएशन किया जा रहा है वहां पर क्या हो रहा है, फेयर असेसमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायसनेस देखने को मिल रही है एक प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ की वजह से। एक और परफॉर्मेंस बायस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एट्रीब्यूशन बायस। अब एट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, दैट इज क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक,
कोई गुड। अब जो एट्रीब्यूटिंग, चाहे वो सक्सेस हो फेलर हो, तो ये जो है इसकी हम प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहे हैं, उसके कॉज या रीजन पे। जैसे कि अगर सक्सेस है, बहुत से लोग सक्सेस को क्रेडिट किसका देते हैं, सक्सेस के लिए या फेलियर के लिए भी लक को देते हैं। लक कि उनकी किस्मत, किस्मत की वजह से ही उन्हें मान लीजिए ये जॉब मिली है, किस्मत की वजह से उन्हें प्रमोशन मिला है, उनकी किस्मत खराब थी इसलिए उन्हें प्रमोशन नहीं मिला है। सो अगर ये एट्रीब्यूशन बायसनेस कई बार हमें देखने को मिलती है, जैसे कि मान लीजिए इंटरव्यू के टाइम पे जो इंटरव्यूअर है वो देख रहा है एक पर्सन जो जॉब के लिए आया है, उसमें क्या है, उसकी गैप बहुत है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो ओवरऑल जो उसने पढ़ाई करी है, जॉब कर रहा था, उसके बीच में मान लिया उसका 5 ईयर का गैप है। अब इस जो 5 ईयर के गैप को वो क्या कंसीडर कर रहा है कि ये उसका क्या है, फेलियर है। बट हो सकता है ये फेलियर ना हो, वो क्या हो सकता है कि उसको कुछ ऐसी उसकी सिचुएशंस रही हो जिसकी वजह से वो उन 5 साल कंटिन्यूसली जॉब नहीं कर पाया है। तो ये जो एक प्रॉपर्टी है उसके कॉजेस का रीजन है, उसके बेसिस पे ही आप क्या कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। तो कई बार यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, अनजस्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो अगर इवन हम इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, एक जो विमेन है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है, बट क्या होता है आफ्टर मैरिज उसने अपनी जॉब छोड़ दी और उसकी 5 ईयर गैप हो जाता है, 5 ईयर गैप हो जाता है जो भी, और उसके बाद वो दोबारा से अपनी जॉब स्टार्ट कर रही है। तो वहां पे जो भी इंटरव्यूअर है जब वो उसका सीवी देखता है तो वहां पे वो क्या देखता है कि 5 साल का गैप आ रहा है। दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है जॉब के लिए इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन का अब जो है इतनी स्किल्स अपग्रेडेड नहीं होंगी, नॉलेज अपग्रेडेड नहीं होगी, तो शायद ये अच्छे एम्प्लॉय ना रह सके। तो यहाँ पे हमें एट्रीब्यूशन बायस यानी कोई भी सक्सेस या फेलियर को लेके एक अनफेयर जो अनजस्टिस हमें देखने को मिलता है। सो इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, यानी जो भी आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहे हैं एम्प्लॉय की, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, एक जस्टिस नहीं कर रहे हैं। सो ये थे बहुत तरीके के परफॉर्मेंस बायस। अब जो डिस्कस करेंगे कि कैसे हम परफॉर्मेंस बायस को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम किया जा सकता है। यार जो भी हमने जितने भी तरीके के परफॉर्मेंस बायस डिस्कस करे, जो इम्पोर्टेंट थे वही हमने सारे डिस्कस करे। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रखें तो परफॉर्मेंस बायस कम की जा सकती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बहुत तरीके, बहुत सारे मेथड होते हैं और उसमें कुछ ट्रेडिशनल और कुछ मॉडर्न मेथड होते हैं। मॉडर्न मेथड में जैसे होता है 360 डिग्री फीडबैक, तो ये कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं वहां पे सब क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है वो कौन करता है, जो भी एक इवैल्यूएटर, उनका इमीडिएट बॉस या उनका एचआर जो भी पर्सन है वो उसे इवैल्यूएट करेगा। लेकिन जो 360 डिग्री फीडबैक है वहां पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को फीडबैक कौन देगा, जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके कलीग, पीयर, उसके नीचे काम कर रहे हैं उसके सबॉर्डिनेट, उसके ऊपर काम कर रहे हैं उसका बॉस, और इवन कई बार तो उनके कस्टमर, यानी 360 डिग्री उसके चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो सब लोग क्या कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में। इवन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं परफॉर्मेंस बायस को, अगर हम प्रॉपरली ट्रेन करें मैनेजर्स को जो भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो हम इस तरह की बायसनेस को कम कर सकते हैं। इवन अगर हम जब इवैल्यूएशन कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, तब क्या करें, डेटा ड्राइवन इवैल्यूएशन होनी चाहिए। जितना भी आप इवैल्यूएशन करें वो सब डेटा, फैक्ट, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करें, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्टिव बायसनेस देखने को मिले। एक और तरीके से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज अगर हम ब्लाइंड परफॉर्मेंस रिव्यू करें। अब ब्लाइंड परफॉर्मेंस रिव्यू क्या होता है, ब्लाइंड यानी कि जो भी पर्सन दूसरे पर्सन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा है वो उसके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज उसकी नेम, एज, जेंडर, इनकम, इन सब से फैमिलियर नहीं है, उसे ये सब नहीं पता। तो ब्लाइंड, आपको पता ही नहीं है दूसरा पर्सन जो है वो कौन से जेंडर का है, तो हम उसे जेंडर बायसनेस हटा सकते हैं। आपको नहीं पता वो पर्सन कौन सी जगह से बिलोंग करता है,
किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, किस पर्टिकुलर लोग ग्रुप से, या किस उसकी क्या इनकम ग्रुप है, तो ये सब कुछ अगर आप हटा देते हैं तो उससे हम एक ब्लाइंड परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं, जिससे क्या होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में बायसनेस नहीं रहती है। सो फाइनल थॉट की बात करें, सो परफॉर्मेंस बायसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एचआर डिसीजंस को, और इनको आइडेंटिफाई करना, मीट आउट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम वर्क प्लेस में एक इक्वालिटी को प्रमोट कर सके। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में फेयर एचआर सिस्टम होता है तो वो एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है और इवन उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ऐसे ही और HRM इनसाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।